हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज़ सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द ही एक्ट बन जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जानना कि आखिर गवर्नमेंट ये बिल लेकर क्यों आई है और इसके क्या क्या की प्रोविजंस हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इस बिल के पीछे लाने के पीछे एक ही मकसद है कि जो अंटार्कटिक ट्रीटी है ऑलरेडी जिसे इंडिया ने भी साइन कर रखा है, उस ट्रीटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा समझते हैं इस बिल के विषय में। जैसा कि कहा हमने कि गवर्नमेंट का कहना है कि जो अंटार्कटिक ट्रीटी है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जानना कि ये अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, ये कब हुई थी और कौन कौन से नेशन इसके सिग्नेटरी हैं। तो जरा इसके विषय में समझते हैं। देखिए अंटार्कटिक ट्रीटी की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1959 में। 1959 में 12 नेशन थे जिन लोगों ने मिलकर ये ट्रीटी साइन किया था और ये फोर्स में आया था 1961 में। जब 12 नेशन जो थे उस समय के बड़े बड़े नेशन थे, अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, चिली हो, फ्रांस हो, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, और दो जो बड़े पावर इनके हम बात करें तो उनमें एक यूएसएसआर था और दूसरा यूएसए था। इन लोगों ने मिलकर एक अंटार्कटिक ट्रीटी की थी 1959 में, जो 1961 में फोर्स में आया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जानना कि इस समय तक इंडिया और चाइना इसके सिग्नेटरी नहीं थे, मीन्स इन लोगों ने यहाँ पर साइन नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी को कौन सी ईयर में साइन किया था। कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अब बात आती है कि 1961 में फोर्स में आया, तो करंट की अगर हम बात करें तो इसमें 54 नेशन हैं जिन्होंने साइन किया है, मीन्स 54 नेशन सिग्नेटरी नेशन हैं, और उनमें से 27 नेशन ऐसे हैं जिन्होंने अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बना रखा है फॉर द अंटार्कटिक एरिया, और इंडिया इसमें पार्ट नहीं था अभी तक। और कहा जाता है कि अंटार्कटिक ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पर्टिकुलरली जो अंटार्कटिक एरिया है वहाँ पर पीसफुल रिसर्च को प्रमोट करना और साथ ही साथ डीमिलिटराइजेशन को वहाँ बढ़ावा देना। मीन्स कोई भी नेशन अपनी कोई आर्मी वगैरह यहाँ पर डिप्यूट नहीं करेगी। मीन्स अभी तक हम सभी क्या जानते हैं, अंटार्कटिक एरिया ऐसा एरिया है जो कि न्यूट्रल एरिया है, न्यूट्रल रीजन है। मीन्स कोई भी यहाँ पर अपनी आर्मी वगैरह डिप्यूट नहीं कर सकता है, सभी के लिए है, कोई भी वहाँ जाकर रिसर्च वगैरह कर सकता है। तो अंटार्कटिक ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था और गवर्नमेंट का कहना भी यही है कि हाल फिलहाल में जो देखा जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उसके लिए एक्टिविटीज़ जो आर्कटिक एरिया हो या अंटार्कटिक एरिया हो वहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ते चली जा रही है। इसलिए इंडिया को भी अपने पास एक कानून होना चाहिए, अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़े तो इंडिया भी वहाँ बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सके और अपनी उपस्थिति को बता सके। तो अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बिल के क्या क्या की प्रोविजंस हैं जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए अगर की प्रोविजंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहली बात, जो अगर कानून बन जाता है तो वो किस पे लागू होगा ये समझना है। देखिए जो भी ये प्रोविजंस आएंगे वो कोई भी ऐसा मेंबर हो, पर्सन हो, व्हीकल हो या एयरक्राफ्ट हो, जो भी इंडियन एक्सपीडिशन का पार्ट होगा उस पर ये कानून लागू होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि पर्सन्स अगर इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो तो भी अगर इंडियन एक्सपीडिशन के पार्ट हैं तो उन पर ये कानून लागू होंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए नहीं है, मीन्स फॉरेनर लोग भी अगर होंगे उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। और जो भी एक्सपीडिशन यहाँ से जाएंगी उन सब पे ये कानून लागू होगा। रिसर्च वगैरह के लिए अगर करने जाते हैं तो सारी बातों पे इन पे लागू होगा। तो ये कानून वगैरह कौन मॉनिटर वगैरह कौन करेगा इसके विषय में इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो देखिए इसके लिए गवर्नमेंट एक सेंट्रल कमेटी बनाएगी जिसमें 10 मेंबर होंगे और ये 10 मेंबर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होंगे, सारे के सारे लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, ऑफिसर्स होंगे, और ये अलग अलग मिनिस्ट्री से होंगे। हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरपर्सन होगा इसका वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का जो सेक्रेटरी होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा सेंट्रल कमेटी का। और जो 10 मेंबर होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स से हों, डिफेंस से हों, फिशरी से हों, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर मेंबर आएंगे 10 मेंबर। और इनके अलावा 2 पर्सन और भी अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट। तो ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिन्हें अंटार्कटिक एरिया का एक्सपर्ट हो, नॉलेज हो, और साथ ही साथ जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके एक्सपर्ट होंगे। तो ये सारे मिलकर 12 लोग मिलकर ये कमेटी बनाएंगे, कमेटी के मेंबर होंगे। अब बात आएगी कमेटी करेगी क्या? तो कमेटी करेगी, परमिट देगी
किसे नीड फॉर परमिट, एक प्रोविज़न है इसका भी कि जो भी अगर कोई एक्सपीडिशन यहाँ पर जाएगा उसके लिए परमिट की ज़रूरत होगी। कोई भी आप काम करें उसके लिए आपको परमिट की ज़रूरत होगी। मीन्स मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल को मन किया कि हम यहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। आप कहें कि अंटार्कटिक एरिया में जाना है, तो देखिए बहुत सारे नेशन में लोग टूर के तौर पर वहाँ जाते भी हैं, बट इंडिया में इस तरह का फैशन नहीं बना है। इसके पीछे के कारण आप समझ सकते हैं कि आर्कटिक या अंटार्कटिक एरिया में टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, मतलब हाईली कॉस्टली है। मीन्स आम आदमी वहाँ पर एक जो कॉस्ट है उसे बेयर नहीं कर सकता है, इसलिए इस तरह की अभी टूरिज्म यहाँ पर नहीं बढ़ी है। बात है अगर आपको कोई वेसल ले जाना है या फिर कोई एयरक्राफ्ट ले जाना है या कोई रिसर्च वगैरह करना है, कुछ भी अगर करना है तो आपको परमिट की ज़रूरत होगी। परमिट सभी चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ ड्रिल करना है, जाके किसी रिसोर्स को फाइंड करना है तो उसके लिए अब आपको परमिट लेना पड़ेगा। कोई भी रिसर्च वगैरह के साथ साथ आप कोई डिस्पोजल वगैरह करते हैं तो हर एक चीज़ के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। मीन्स सरकार की नज़र के अंदर आप रहेंगे, सरकार के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहेंगे, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर लागू हो जाता है। तो आप बात होगी परमिट, मान लीजिए हमारा मन करे कि भाई हम वहाँ जाकर आर्कटिक एरिया में अपना घर बनाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए हमें परमिट मिलेगा? तो देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई गई हैं जिसके लिए परमिट नहीं मिलेगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी क्या क्या है इसके विषय में जरा देख लेते हैं, जो इस प्रोविज़न में बताया गया है, बिल में बताया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वहाँ पर नहीं कर सकता है। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वहाँ करता है तो ये इसके लिए परमिट नहीं मिलेगी। मीन्स ये ऑफेंसिव होगा अगर आप वहाँ पर इस तरह के काम करते हैं, या फिर किसी तरह का कोई जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह है उसे ले जाते हैं वहाँ पर डिस्पोज कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ों की आपको परमिट नहीं मिलेगी। ऐसी कोई भी चीज़ जो वहाँ पर जो मरीन एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसे हार्म पहुँचाए, उसके लिए आपको परमिट नहीं मिलेगा। वो सारे प्रोहिबिटेड एक्टिविटी के अंडर में आएंगे। और मान लीजिए किसी ने ऐसा काम कर दिया, मान लीजिए प्रोहिबिटेड एक्टिविटी जो है, मान लीजिए किसी ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, वहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पर ले जाके डिस्पोज कर दिया है, कोई नई स्पीसीज ले जाकर वहाँ पर आपने छोड़ दिया, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी पेनाल्टीज वगैरह लगाई जाएगी, उसके लिए भी कानून होगा। तो पेनाल्टी क्या क्या लगाई जाएगी जरा देखते हैं। जरा इंपॉर्टेंट क्या डिस्कस किया गया है इस बिल में अभी। अब आने वाले दिनों में जब पूरी तरह से जब एक्ट बन जाएगा तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, बहुत सारा फिर से हम आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन जो करेंट में बिल में बताया गया है उसको देखते। देखिए बताया गया है कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है तो उसके लिए 20 ईयर से लेकर लाइफ टाइम तक के लिए किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। और यहीं तक नहीं, इसके साथ साथ आपको 50 करोड़ रुपीज़ का पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है, मतलब 50 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। आप समझिए एक बहुत बड़ा बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाकर वहाँ पर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा ताकि उसे 50 करोड़ का पेनाल्टी भरना पड़े। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि कोई बिना परमिशन के वहाँ पर रिसर्च वगैरह की ड्रिलिंग करते हैं, तो किसी मिनरल की खोज करते हैं, तो उसके लिए आपको 1 ईयर से लेकर 7 ईयर तक की आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, और 10 to 50 लाख का आपको फाइन दिया जा सकता है। तो देखिए पूरे के पूरे इस बिल लाने के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव एक ही है, जैसा गवर्नमेंट कह भी रही है कि वहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्शाना। मीन्स कोई भी अगर वर्ल्ड वाइड अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर रिसोर्स के लिए किसी तरह का कोई बात आती है तो इंडिया के पास भी अपना डोमेस्टिक लेजिस्लेशन होना चाहिए ताकि वहाँ पर अपनी बातों को रख सके, और साथ ही साथ जो इंडियन एक्सपीडिशन वगैरह है उसे कंट्रोल कर सके ताकि वहाँ पर इंडिया से लोग जाकर किसी तरह के कोई कानूनी गैर कानूनी काम वगैरह ना कर सके। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.